से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी में जो नया टॉपिक जोड़ा है सामान्य विज्ञान, उसको हम शुरू कर रहे हैं और इसकी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, जो प्री जिसने दिया है उसमें ये सिलेबस में नहीं था सामान्य विज्ञान, जो कि मेंस में अब ऐड कर दिया गया है। तो उसकी जो सामग्री है वो आप या तो किसी बुक को प्रीफर कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, या फिर कुछ वीडियो मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा रही हूँ, उनको भी आप देख करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सामान्य विज्ञान को। सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान में हम सबसे पहले जीव विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। तो जीव विज्ञान की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे देती हूँ जीव विज्ञान के बारे में, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रीट लेवल 1 या 2 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज किया है। ये वीडियो तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी के लिए है, या फिर जो सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी जो कर रहा होगा उसके लिए भी है, या फिर जो लेवल 2 मेंस में साइंस से जो बच्चा होगा, यानी कि सेकेंड लेवल में रीट सेकेंड लेवल में साइंस साइड से जो होगा, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल, और उसमें हमने कम से कम लगभग मैंने 20 वीडियो राजस्थान के भूगोल से संबंधित डाल दी हैं। तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, जो कि सामान्य विज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंप्लीट जीव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, ना ही कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे, ना ही कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ेंगे जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये सब कुछ फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जो जितने भी जीवधारी हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। अब किस प्रकार से क्या अध्ययन किया जाता है, तो उन जीवधारियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनका विकास कैसे होता है, क्या क्या क्रियाकलाप है, उनकी रचनाएं कैसी है, संरचनाएं कैसी है, या वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों की जो अध्ययन है वो इस विषय के अंदर किया जाता है, जीव विज्ञान के अंदर, यानी कि बायोलॉजी के अंदर। अब बात आती है कि सबसे पहले एक चीज पूछी जाती है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है अरस्तु को। सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है वो उस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द का बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1801 में लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेंस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद जीव विज्ञान भी दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक तो है वनस्पति विज्ञान और एक है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह विज्ञान जिसके अंदर वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन होता है वो तो वनस्पति विज्ञान, और जिनके अंदर प्राणियों का यानी कि सजीवों का अध्ययन होता है वो है प्राणी विज्ञान। तो जीव विज्ञान को भी दो शाखाओं में बांट दिया, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बात आती है कि प्राणी विज्ञान जो है, प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। प्राणी विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि प्राणी या जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है। और साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान की बात करें यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे कुछ देख ली है। तो सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, किस आधार पे किया, किस प्रकार से उनको नाम दिया, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे मतलब इसका जो सबसे पहले वर्गीकरण किया वो तो किया जॉन रे ने, लेकिन जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किया कैरोलस लिनियस ने।
जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, और उन्होंने अपनी ये जो सारा अध्ययन था उसको अपनी अपनी पुस्तकों के अंदर लिखा, और उनकी पुस्तक थी जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बोटेनिका। ये उनकी पुस्तकें थी जिनमें उन्होंने इन सब वर्गीकरण को विस्तारित रूप में लिखा। उनकी पुस्तक जो थी सिस्टेमा नेचुरा, उसमें उन्होंने जीवधारी जो है उनको दो जगत में बांटा, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, दो वर्गों में उनको बांटा। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण जो दिया गया है, जो कि 5 जगतों में बांटा गया है, वो बांटा है RH हिटकर ने। RH हिटकर ने 5 जगत प्रणाली दी, यानी कि 5 प्रकार से उसको बांटा। वास्तव में सबसे पहले जो बांटा था वो इन्होंने बांटा था, कैरोलस लिनियस ने, और 2 जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। इसी वजह से इनको वर्गीकी का फादर कहते हैं, वर्गीकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। अब RH हिटकर ने 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन से हैं, 5 वर्ग कौन से हैं, 5 जगत कौन से हैं? तो उनमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया। इन 5 जगत की एक बार इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, किस किस तरीके से इसको, मतलब इनको कौन कौन सी चीज़ों को किस में रखा गया है। तो सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा वो होते हैं सभी प्रोकैरियोटिक जीव, सारे प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं वो इस मोनेरा जगत के अंदर शामिल किए गए हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। अलग अलग तरीके के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो, और उनमें भी जलीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं प्रोटिस्टा में। जो युग्लिना, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, युग्लिना जो है इसको याद रखना है, ये पादप और जंतु के बीच में स्थित होता है, जो कि प्रोटिस्टा जगत का ही, प्रोटिस्टा फैमिली का ही है, प्रोटिस्टा जगत का है, सॉरी। ये जो युग्लिना है ये 2 तरीके की जीवन पद्धति प्रस्तुत करता है। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में तो ये स्वपोषी होता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वयं अपना भोजन खुद बनाता है, और दूसरा जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो ये परपोषी हो जाता है, इतरपोषी हो जाता है। यानी कि 2 प्रकार की प्रकृति इसके अंदर पाई जाती है, स्वपोषी भी है ये और इतरपोषी भी है। जब इसको प्रकाश मिलता है तो वो स्वपोषी रहता है, और प्रकाश नहीं मिलता है तो ये इतरपोषी हो जाता है, और ये है कौन, युग्लिना। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आता है तीसरा जगत आता है पादप जगत, और इसमें सारे रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव शामिल है, यानी कि सारे बीजीय पौधे, वो सारे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो सारे पौधे इसके अंदर, सारे जीव इसके अंदर उपस्थित हैं, जैसे कि शैवाल, मांस, पुष्पीय व अपुष्पीय बीजीय पौधे इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद आता है कवक यानी कि फंगी। तो इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी शामिल है, यानी कि जितने भी परपोषी हैं वो इसके अंदर शामिल है, सारे परपोषी इसके अंदर शामिल होते हैं, वो चाहे परजीवी हो या मृतोपजीवी हो। परजीवी भी इसके अंदर शामिल है, मृतोपजीवी भी इसके अंदर शामिल है, और इनमें हमेशा जो पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। परपोषी होते हैं तो वहां से वो अवशोषण करते हैं और उसके द्वारा इनका पोषण होता है, और इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो हमेशा काइटिन की बनी हुई होती है। जो कवक होते हैं, जो उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जगत सभी बहुकोशिकीय जंतु या समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रो, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जीव इस जगत के अंदर शामिल किए गए हैं, यानी कि सारे जीव जंतु जो हैं, बहुकोशिकीय जीव जंतु जो हैं, वो सारे एनिमेलिया के अंदर शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं हम जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यानी कि जीवों के नामकरण की जो पद्धति थी, जिसमें जो द्विनाम पद्धति यानी कि हर एक जीव के 2 शब्दों के 2 अलग अलग शब्दों से उसके नाम को बताया गया था, तो वो किस तरीके से किसने दी और किस प्रकार से उसका नामकरण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस नामकरण पद्धति का प्रचलन कहाँ से हुआ,
किसने इस नामकरण पद्धति को दिया? तो 1753 में कॉर्लस लिनियस ने जीवों के, जो द्विनाम पद्धति के जनक भी हैं, वर्गीकी के पिता भी जिनको कहते हैं, ने द्विनाम पद्धति का प्रचलन शुरू किया और प्रत्येक जीवधारी के दो शब्दों से मिलकर के नाम बना और वो लैटिन भाषा के शब्द थे। पहला शब्द तो वंश को दर्शाता है और दूसरा उसकी जाति को दर्शाता है। देखिए, वंश और जाति के नामों के बाद भी अगर कोई नाम मिलता है तो वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने सबसे पहले उसकी खोज की थी, उस जाति को, या जिसने उसको नाम प्रदान किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, एक अगर मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मानव को कहते हैं होमो सेपियंस, तो लीन, होमो सेपियंस लीन। वास्तव में होमो तो एक वंश का नाम है, उसकी एक जाति है सेपियंस, और लीन जो है वो लीनियस का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि लीनियस ने इसको नाम दिया था इसलिए उसके नाम के आगे लीन भी लगा दिया गया। यानी कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस के नाम से पुकारा था, इसलिए इसको होमो सेपियंस लीन के नाम से जाना गया। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको जीवधारी मिल जाते हैं और इन जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। ये लगभग 12 नाम है जीवधारियों के और उनके सामने इनके वैज्ञानिक नाम भी दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, कोशिका एवं कोशिका की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका होती क्या है। देखिए, हम बिल्कुल वो चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करती जाऊंगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, बाकी रामायण हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कोशिका होती क्या है। तो सबसे मेन चीज़ है कि कोशिका जो है वो जीवों की एक सबसे छोटी, एक बहुत ही छोटी मूलभूत इकाई होती है, यानी कि ऐसी संरचना होती है, जो एक ऐसी इकाई होती है जो आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जिसके द्वारा ही पूरे शरीर की संरचना निर्भर करती है। बहुत ही छोटी कोशिका और साथ ही साथ इस कोशिका के अंदर जो है वो स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। स्वजनन का मतलब ये जब अपने आप ही दूसरी कोशिका इसमें जन्म लेती जाती है। कोशिका विज्ञान जो है वो भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, वो सब चीजें इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब पूछा जा सकता है कि भाई कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किसने की? 1665 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका की खोज की। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो सूक्ष्मदर्शी से किसी लकड़ी के किसी पतले लट्ठे को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ संरचनाएं दिखाई दी उनको, जो मधुमक्खी के छत्ते की जैसी थी। तो उनको पता चला कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी कुछ होता है। उसको उन्होंने कोसा नाम दिया और उस कोसा का अर्थ होता है सूक्ष्म कक्ष। तो रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, इसमें उसको प्रकाशित किया गया। ल्यूवेन होक ने सबसे पहले जीवित कोशिका के अंदर संगठन का अध्ययन किया। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण खोजें किस किसने की थी, उनके नाम दिए हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। केंद्रक जो है उसकी खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य की खोज तो की है डूजरड्रिन ने, लेकिन जो जीव द्रव्य का जो नाम दिया है वो दिया है पुरकिंजे ने। इसके अलावा ये किसने कहा कि जो पादप का शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है? तो ये शब्द कहे हैं स्लाइडेन ने। जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है, ये कहा है स्वान ने। इसके अलावा कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है, ये बताया है विर्चो ने। मैक्स सुल्ज ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है, और इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत दिया, यानी कि यूं कह सकते हैं कि पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया, तो मैक्स सुल्ज ने दिया। उसके बाद जो केंद्रक होता है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यानी कि जो अनुवांशिक जो वंशागति होती है उसके अंदर जो केंद्रक है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ये कहा है स्ट्रोस बर्गर ने। उसके अलावा गोल्जिकाय उपकरण या गोल्जिकाय जो उसके कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनकी खोज की कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने। उसके अलावा केंद्रिका की खोज
यहाँ पे हमने केंद्रक की खोज की बात करी है। देखो यहाँ पे केंद्रक है रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे हम कह रहे हैं केंद्रिका। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका, उसकी खोज की है फेलिक फोंटाना ने। उसके अलावा कोशिका विभाजन के बारे में और क्रोमेटिन का पता लगाया फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। गुणसूत्रों का नामकरण किया वोल्डेयर ने। पर्णहरित जो है उसको क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं उसका वर्ग का नामकरण दिया स्टिम्पर ने। पर्णहरित का नामकरण दिया स्टिम्पर ने। सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच का अंतर बताया विजमैन ने। राइबोसोम्स की खोज की जीएम प्लेड ने। लाइसोसोम्स की खोज की डी दवे ने। राइबोसोम जीई प्लेड, राइसोसोम सी डे दवे और तारककाय का नामकरण दिया टी बोवेरी ने। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की सबसे पहले रिचर्ड अल्टमान ने और उसे क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट दिया गया था और उसकी खोज करी थी रिचर्ड अल्टमैन ने। और फिर इस बायोब्लास्ट है इसका नाम फिर माइटोकॉन्ड्रिया दिया था बेंडा ने। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण तो किया है बेंडा ने, खोज की है रिचर्ड अल्टमान ने और उसको नाम दिया था सबसे पहले बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोब्लास्ट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अब देखिए, अब हम बात करेंगे कोशिका की आकृति और उसके माप के बारे में। तो सजीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो अलग अलग संख्या की होती हैं, उसमें अलग अलग आकृति होती है और अलग अलग उसकी माप होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें एक कोशिका होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहु कोशिकाएं होती हैं। तो ये अलग अलग जीवों के लिए हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कौन कौन से एक कोशिकीय? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया वगैरह जो है उनका उनका शरीर जो एक कोशिका से बना होता है, केवल एक कोशिका से, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि अन्य जो जीव होते हैं उनका बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि उनके शरीर कोशिकीय मतलब बहुत अधिक संख्या में कोशिकाओं से, अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब बहुकोशिकीय जंतु हो या पौधे हो, उनकी आकृति भी, उनकी कोशिकाओं की आकृति भी अलग अलग होती है। किसी में कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, किसी में घनाकार होती है, किसी में स्तंभाकार होती है, किसी में लंबी होती है, तो किसी में शाखान्वित होती है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं सूक्ष्म बहुत ही छोटी होती है, जिनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते, और उनकी लंबाई जो है सूक्ष्मतम कोशिकाओं की वो 0.1 माइक्रोन के बराबर होती है। जो कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं की कोशिकाएं सीधी तथा जूट व सन जैसे पादपों के रेशों की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। अंडे के अंदर जो यॉक पाया जाता है, जो पीला भाग पाया जाता है, वो भी एक कोशिकीय होता है और उबालने के बाद वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे बड़ा जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, उसकी जो आमाप, उस अंडे का जो आमाप होता है 170 mm का होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है और ये सीधी नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत की बात करें तो 1838 में जर्मन विज्ञान शास्त्री M.J. स्लाइडेन तथा 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थे थियोडर स्वान, उन्होंने मिलकर के जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया और उसके अंदर कुछ बातें बताई कोशिका सिद्धांत में। किस किस ने दिया कोशिका सिद्धांत? सबसे पहले तो स्लाइडेन, M.J. स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि भाई सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वो एक हो सकती है, अनेक हो सकती हैं। दूसरा चीज, किसी भी जीव की उत्पत्ति ही कोशिका से होती है। तीसरी चीज, कोशिका है वो स्वाधीन इकाई होती है और सभी कोशिकाएं मिलकर के काम करती हैं और उससे एक जीव का निर्माण होता है। उसके बाद बताया कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है, यानी कि उसमें मुख्य जो काम होता है वो केंद्रक का होता है। अब इसमें कुछ अपवाद भी थे।
कोशिका सिद्धांत का अपवाद की बात करें तो पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है, यानी कि वायरस जो है उसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है और ये एक तरीके से संक्रामक परजीवी होते हैं जो वायरस होते हैं वो, क्योंकि जब ये किसी भी चीज़ से अलग रहते हैं तो ये बिल्कुल निर्जीव अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब ये किसी के संपर्क में आते हैं तो फिर ये जीवित हो जाते हैं और ये परजीवी की भूमिका निभाते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीवी हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, यानी कि अभी तक इनमें कोई भी कोशिका देखने को नहीं मिली है। तो इस प्रकार से ये जो वायरस है ये कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसमें से, इनमें से कोई जीवाणु, विषाणु, या 2-4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वायरस हैं यानी कि जो विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं। क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका? इसके अंदर की जो रचना होती है वो बिल्कुल सरल होती है और स्पष्ट केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिकाओं का सबसे अच्छा एक उदाहरण है। बैक्टीरिया की जो होती है, जो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, सबसे फर्स्ट जो जगत पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी। इसका आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है, माइक्रोन के बीच में। और इनमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए तथा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सभी कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का इसमें अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया प्रोकैरियोटिक में कि ये एक प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है और जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होती है। साथ ही साथ इसके अंदर अन्य जो कण होते हैं उन कणों का भी अभाव होता है। अब बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है। आगे हम इन दोनों की दोनों कोशिकाओं के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पूर्ण रूप से ये विकसित होती हैं। विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़ करके जितने भी पादप और जंतु होते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, इसमें एक केंद्रक विकसित होता है और उसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आदिम कोशिकाएं होती है, यानी कि प्राइमेटिव कोशिकाएं होती है, प्राइमरी कोशिकाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। दूसरा, ये जो यूकैरियोटिक है ये सुविकसित कोशिकाएं हैं, इसमें अविकसित केंद्रक होता है, इसमें विकसित केंद्रक होता है। प्रायोकैरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि इन दोनों में केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। जो प्रायोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये चीज़ें उपस्थित नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। प्रायोकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। प्रायोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है, हरित लवक इसके अंदर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में ही होता है। प्रायोकैरियोटिक में राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स जो है वो 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है, यूकैरियोटिक में मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती, जबकि इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और 9+2 की व्यवस्था होती है। इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती, जबकि इसमें गति स्पष्ट होती है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में रिक्तिका उपस्थित होती है।
प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यहाँ पे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोशिका संरचना की। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये कोशिका संरचना काफ़ी बड़ी है, इसके लिए कम से कम काफ़ी लंबा समय चाहिए। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर कवर करेंगे पूरी कोशिका की संरचना बिल्कुल डिटेल से। तो इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये कोशिका की संरचना देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और वीडियो का सामान्य विज्ञान के टॉपिक कवर करने के लिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहें। आपको कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर करवाए जाएं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कोशिका संरचना को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट।